माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकिब सर। मैं आज आपको 9th क्लास के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराता हूं सोशल साइंस के, क्योंकि आज आपका पेपर है, इसको एक बार देख लेना। तो इसमें जो पहला हम क्वेश्चन करें, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है, तो इसका पहले का आंसर है आपका डी। पहले का आंसर क्या है? डी आंसर है। ठीक है। मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर होती है? तो ऊपर की तरफ होती है। भारत को कुल कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत को कुल आपके इसका आंसर है बी, 6 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। आगे चलते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? तो लगभग 30 डिग्री है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, गोदावरी नदी अरब सागर में गिरती है। सॉरी, क्वेश्चन 6 का आंसर है डी, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। अरब सागर भारत के पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की यमुनोत्तर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ये टाइम का निर्धारण करने वाली यमुनोत्तर रेखा जो है वो कहां से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है। भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश का नाम क्या है? तो भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीपीय समूह का नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीपीय समूह का नाम है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बच्चों। अब अगली वर्कशीट की तरफ को चलते हैं। ये वर्कशीट सभी ये अगले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये अगली वर्कशीट है, आकलन वर्कशीट, जो आपकी मूल्यांकन वर्कशीट आती थी। तो इसको पढ़ेंगे जरा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दिशा में गठबंधन की सरकार बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारतीय संसद इनको मिलकर बनती है। किनको मिलकर बनती है? तो इसका आंसर है आपका 4 नंबर, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर भारतीय संसद बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। तो जब बहुमत प्राप्त नहीं हो पाती है तो वहां पे बनती है गठबंधन की सरकार। वहां पे क्या बनती है? गठबंधन की सरकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उपरोक्त सभी की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं विपक्षी दल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विपक्षी दल। अब अगली तरफ चलते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है बच्चों। ये कुछ क्वेश्चन जो दे रखे इन्होंने, ये इसके अंदर डिटेल से लिखने वाले हैं, लेकिन इनका आंसर भी देख लो। प्रागैतिहासिक काल को जानने में कौन से माध्यम स्रोत सहायक हैं? तो जब प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए क्या है? पाषाण के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, ये सब इनके माध्यम से क्या होता है कि हम उस काल को जान सकते हैं। देखा होगा तुमने, जब खुदाई करते हैं तो उनसे ही पता चलता है कि ये किस काल के ये बर्तन हैं। तो पाषाण से बने हुए यानी पत्थर से बने हुए उस समय के औजार, बर्तन और मिट्टियों के बर्तन, इनसे पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान
लोकतंत्र के मूल्यों को बचाकर किया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनको बचाकर ही लोकतंत्र का सम्मान किया जाता है। राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका बताई गई है? राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में जो मुख्य भूमिका है, उपनिवेशवाद की व्यवस्था रही उस समय। पाश्चात्य शिक्षा ने क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया, और साथ ही जनहित कार्य जो हुए उनसे भी राष्ट्रवाद की भावना हुई। रेलवे, सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन हुए, इनसे भी राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। जब 17वीं शताब्दी में यूरोपीय भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत की राजनीतिक स्थिरता अस्थिर है, और उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने यहाँ पर अपने आप को एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए? तो इसमें प्रयास किए गए हैं कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को सभी को राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त हो, एक वोट का अधिकार मिले। ठीक है, तो इसलिए संसद में सभी वर्गों का हिस्सेदारी के लिए प्रयास किए गए हैं। अगले वर्कशीट की तरफ चलते हैं। ये हमारी अगली वर्कशीट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय कहलाता है। निम्नलिखित में से हिमालय की किस श्रेणी को वृद्ध हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध हिमालय या बाहरी हिमालय हिमाद्री को कहा जाता है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका आंसर है सी, अन्नामुडी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भांगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आगे चलते हैं, ऊपर कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ज्वालामुखी निरपेक्ष से बनी है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ज्वालामुखी निरपेक्ष से बनी है। ठीक है, इसका आंसर आपका बी है। इसका आंसर 5 का बी है। भारत के रेगिस्तान में पाए जाने वाली बालू के अर्धचंद्राकार टीले को क्या कहा जाता है? तो ये मैंने आपको बताया अभी था, बालकन कहा जाता है, बरकान। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। 7 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो क्या है? कथन और कारण से निरूपित किया गया है, और इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों को के सामने सही विकल्प का चयन करना है इसमें। ठीक है, गोले को भर लो है इस तरीके से। ए कथन है और आर कारण है, दोनों सही है, तो कथन ए की सही व्याख्या करता है तो ए आंसर आएगा। बी आंसर जब आएगा जब ए कारण और कथन दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए आर सही है लेकिन जबकि कारण आर गलत है। डी, ए गलत है जबकि आर सही है। इस तरीके से इनके ऑप्शन सेलेक्ट किए जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षित अधिक चौड़े हैं, कारण यहाँ कई नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए, दोनों कथन सही हैं। जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं तो वहां पर जो मैदान वो जो डेल्टा बनाती हैं, उस क्योंकि ये नदियां ज्यादा डेल्टा बनाती हैं जिससे कि वहां के मैदान चौड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेगिस्तानी इलाकों में विरल वनस्पतियां पाई जाती हैं और रेगिस्तानी इलाकों में अल्प वर्षा होती है। तो इसका आंसर भी ए सही है। रेगिस्तान में जो है विरल टाइप की वनस्पतियां पाई जाती है क्योंकि वहां पानी बारिश जो होती है बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, कारण आर, भारत का उत्तरी मैदान सपाट है और नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है। तो इसका आंसर आपका ए है 9 का भी, क्योंकि भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों से, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन 3 नदियों से बना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पठारी भाग खनिजों के मामले में समृद्ध है। ये सही है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है।
ये इसका आंसर गलत है, ये कारण गलत है, ऐसा नहीं है। भारत का जो पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय पठार, वो ज्वालामुखी से निर्मित है। तो इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है। अब अगली वर्कशीट की तरफ चलते हैं। ये आपको फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से बताई जा रही है, इनको आज पेपर से पहले इस वीडियो को जरूर देखनी है। भारत का भौतिक मानचित्र देश के अंदर स्थित प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी दिखाता है। ये विशेष लक्षणों के भिन्न भिन्न रंगों से दिखता है, जैसे कि जल को नीले रंग से, मैदानों को हरे रंग और पर्वतों को भूरे रंग से। भारत के 6 प्रमुख भौतिक लक्षण हैं और इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख भौतिक विशेषताएं जैसे कि नदियां, झीलें आदि भी हैं। दूसरी ओर भारत का राजनीतिक मानचित्र राज्य और उसकी सीमाओं को दिखाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी राज्यों को भी दिखाता है, विभिन्न रंगों में हो सकता है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कौन सा मानचित्र भारत के मैदानों, मरुस्थल और पर्वतों को दर्शाता है? तो भारत का कौन सा मानचित्र मैदानों, पर्वतों और मैदानों, मरुस्थलों और पर्वतों को दर्शाता है? तो इसका आंसर है बी, भौतिक। क्वेश्चन नंबर 2, अन्य देशों के साथ लगने वाली सीमाओं को कहते हैं? तो अन्य देशों के साथ लगने वाली सीमाओं को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भौतिक मानचित्र में इनमें से कौन सा रंग जल वाले क्षेत्र को दर्शाता है? तो नीला रंग हमेशा जल वाले क्षेत्र को दर्शाता है मानचित्र के अंदर। भारत के कितने प्रमुख भौतिक विभाग हैं? भारत के 6 प्रमुख भौतिक विभाग हैं। भारत का कौन सा मानचित्र राज्य और उसकी सीमाओं को दर्शाता है? भारत का राजनीतिक क्वेश्चन नंबर 5 का, भारत का कौन सा मानचित्र राज्य और उसकी सीमाओं को दर्शाता है? तो भारत का भौतिक मानचित्र राज्य और उसकी सीमाओं को दर्शाता है। सॉरी, इसका आंसर ए है, राजनीतिक मानचित्र। राज्यों को दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको विस्तार से लिखना है। भारत के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि क्योंकि ये सामरिक महत्व है, सामरिक महत्व है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जिससे हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करते हैं, समुद्री सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। भारत के किन्हीं 3 भौतिक विभागों के नाम लिखिए। भारत के 3 भौतिक विभाग हैं, उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर का मैदान और समुद्र तटीय मैदान। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किन्हीं 3 राज्यों के नाम उनकी राजधानियों के साथ लिखिए। जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ, गुजरात का गांधीनगर और आपका राजस्थान का जयपुर। तो ये मुख्य नाम हो गए 3 राज्यों की राजधानी। सभी राज्यों की राजधानी याद कर लेंगे, ये पेपर में पूछा जा सकता है। परवाल क्या है, वर्णन कीजिए। परवाल क्या है, वर्णन कीजिए। ये एक पॉलिप, परवाल को पॉलिप कहे जाने वाले छोटे जीव की एक श्रृंखला है जो हजारों लाखों जीव रहते हैं और वह एक कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर दीवार बना देते हैं और जिससे ये द्वीपों का निर्माण हुआ है। किसका? लक्षद्वीप वगैरह का। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में क्या अंतर है? लक्षद्वीप जो है परवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है, जबकि अंडमान निकोबार जो है आपका एक सामूहिक समूह है जो निर्जलित पर्वत की ऊपरी भाग है। यानी एक पर्वत जो समुद्र में डूबा है उसके ऊपरी भाग जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके साथ ही हम अगली वर्कशीट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इस वाली वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है उत्पादन की पहली आवश्यकता। उत्पादन की जो पहली आवश्यकता है वो आपकी भूमि है। वो आपकी क्या है? भूमि है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या हैं? तो गैर कृषि क्रियाएं परिवहन, दुकान चलाना, लघु विनिर्माण, ये सभी क्या है? गैर कृषि क्रियाएं हैं। कहां पर? पालमपुर गांव में। हमने पालमपुर गांव की कहानी का चैप्टर देखा था, उसमें ये वाला आंसर है इसका। औजार मशीन भवन उदाहरण है। औजार मशीन भवन किस चीज के उदाहरण है? हमारे इसके स्थायी पूंजी के। एक स्थायी पूंजी, एक अस्थायी पूंजी हमने कराया था ने। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा एक स्थायी पूंजी है? मुद्रा, कच्चा माल, मशीन, उपरोक्त सभी। तो इसमें मशीन जो है ये स्थायी पूंजी का उदाहरण है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? तो मिट्टी की उर्वरकता में कमी, वनों की कटाई, भूमि जल का स्तर में कमी, उत्पादन में कमी। तो इसका जो एक प्रभाव नहीं है वो क्या है? उत्पादन में कमी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी है। उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य है आपका ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें क्या हो? आवश्यकता है। तो उत्पादन का प्रयोजन यह होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका 6 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? बहुफसल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 8 है, पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? तो पालमपुर गांव में जो किसान है अपनी बचत का जो प्रयोग करते हैं वो सी उपरोक्त किसी और गैर किसी क्रियाओं में करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 और 10 ये कथन और कारण से संबंधित है। कथन है 9 का, पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कारण आर, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। तो इसका आंसर बी है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। इसके बाद है कथन और कारण। क्वेश्चन नंबर 10 का, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। कारण आर, कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, क्योंकि दोनों जो ए है वो आर की सही व्याख्या, दोनों सही है लेकिन ए आर की सही आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद हम अगले वर्कशीट की तरफ चलते हैं, अगले एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ठीक है, ये हम अगली वर्कशीट की तरफ आ गए। एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरीके से हम आपको 100 क्वेश्चन करा देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान की जरूरत किसे होती है? संविधान की जरूरत किसे होती है? तो सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन दोनों को संविधान की जरूरत होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। किस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? अमेरिका, फ्रांस, भारत, उत्तरी कोरिया। तो सब जगह क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है लेकिन उत्तरी कोरिया में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? अलिखित, लिखित, पारंपरिक, मौखिक। तो हमारा जो संविधान है वो लिखित है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। निम्नलिखित प्रश्नों 6 से 10 तक उत्तर जो देने हैं इनको लॉन्ग आंसर में देने हैं, लेकिन हम इसके शॉर्ट रूप आपको बता देते हैं सेलेक्टेड क्वेश्चनों के। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर के योगदान को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसको जरा हम समझाते हुए कैसे करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में भीमराव अंबेडकर जो थे इनको संविधान के प्रारूप कमेटी या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने संविधान का खाका तैयार किया। और ये सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उस समय के बहुत ज्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कौन सी विचारधारा प्रभावित किया? कौन सी विचारधारा ने? तो इसमें जो प्रभावित किया है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, बंधुत्व आदि जो विचारधारा है इसने उस समय बहुत प्रभावित किया संविधान निर्माण के समय। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरे होने के बाद भी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संक्षिप्त में बताइए
क्योंकि संविधान जो बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको पूरी तरह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 1930 में लाहौर अधिवेशन के अंदर क्या कहते हैं, ये हमने कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के अंदर 1930 में उस दिन मान लिया था कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को अपना क्या कहते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए संविधान को जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से आपका क्या अभिप्राय है? हम भारत के लोग से अभिप्राय भारत की जनता से है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, और इसलिए प्रस्तावना में हम भारत के लोग यानी इस संविधान को तैयार करने में हम सभी लोगों का योगदान जो समझ सकते हैं वो जनता से ली गई है। इसमें जितनी भी संविधान के अंदर बातें हैं उसको जो उसको जो ताकत प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, वो भारत की जनता करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु है लोकतंत्र, समानता, गणतंत्र, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता। ये इसके मुख्य बिंदु हैं प्रस्तावना के। अब अगली वर्कशीट की तरफ चलते हैं हम। ये अगली वर्कशीट शुरू हो गई है। इसके अंदर लिखा है क्रांतिकारी महिला ओलेप द गुंज 1748 से लेकर 1993 का जीवन। ओलेप द गुंज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं का मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। 1793 में ओलेप द गुंज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। एक क्रांतिकारी हुई थी फ्रांस में महिलाएं, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए काफी क्या कहते हैं संघर्ष किया और बाद में इनको फांसी पर लटका दिया गया देशद्रोह का मुकदमा लगा के। अब क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 1, ओलेप द गुंज राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक थी। वो कहाँ की थी? तो इसका आंसर आता है बी, वह फ्रांस की थी। ठीक है, ओलेप द गुंज ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया? उन्होंने विरोध किया पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का। क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस वर्ष लिखा था? तो उन्होंने महिला एवं नागरिक घोषणा अधिकार पत्र 1791 में लिखा था। अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसे भेजा? उन्होंने महिला एवं नागरिक घोषणा अधिकार पत्र जो है सी रानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5, उन्हें किस वर्ष में फांसी दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्हें किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो उन्हें 1793 में फांसी दी गई थी। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनका विस्तार से लिखना है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं जल्दी जल्दी। ओलेप द गुंज कौन थी? ओलेप द गुंज जो थे वो आपकी
क्रांतिकारी महिला थी ओलाफ द गुंज, कहा? फ्रांस की, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए बात की थी। ठीक है। इसके बाद पुरुष और नागरिक घोषणा पत्र में क्या कमियां थी? पुरुष और नागरिक घोषणा पत्र में इसमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे, जैसे वोटिंग का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी, ये सब इन सब चीजों की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 8, ओलाफ द गुंज को फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने जैकोबिन सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा भी उन पर चलाया गया कि उन्होंने जैकोबिन महिलाओं को क्या कहते हैं अधिकारों की मांग की और जिससे उन्होंने इसकी सजा भी उन्हें मिली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, महिला और नागरिक घोषणा अधिकार पत्र में क्या अंतर बताइए? तो इसमें यही अंतर था कि यहाँ पर महिलाओं के साथ जो असमानता थी, जैसे खासतौर से वोटिंग और राजनीतिक और वोट को लेकर, उसके खिलाफ इसमें मुख्य तौर पर यही अंतर था। क्वेश्चन नंबर 10, ऊपर दिए गए परिच्छेद से आपको क्या लगता है कि फ्रांस की महिलाओं के लिए 18वीं शताब्दी में हुई क्रांति में क्या किया गया? महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए इसमें। ठीक है, अगली वर्कशीट की तरफ चलते हैं। ये हमारी अगली वर्कशीट आ गई। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, उत्पादन की पहली आवश्यकता। उत्पादन की जो पहली आवश्यकता है वो क्या है? भूमि। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? भूमि। जमीन होगी जब तो हम उत्पादन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न 2, भूमि नापने की इकाई क्या है? भूमि नापने की इकाई है हेक्टेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, औजार, मशीन, भवन किसके उदाहरण है? मानव पूंजी के, स्थायी पूंजी के, अस्थायी पूंजी के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बी, स्थायी पूंजी के। औजार, मशीन और भवन स्थायी पूंजी के उदाहरण है। पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी थी? पालमपुर में मुख्य क्रिया खेती थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, गे है। फिर प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा एक स्थायी पूंजी है? मुद्रा, कच्चा माल, यंत्र या उपरोक्त सभी? तो यंत्र जो है स्थायी पूंजी है। क्वेश्चन 5 का गे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग, एक मिनट ये थोड़ा सा नीचे हो गया। पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग कौन सी फसल उगाते हैं? तो बरसात के मौसम में पालमपुर गांव के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? तो ज्वार और बाजरा बरसात के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, या इसका ऐसे कर ले, गए खेत आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को कहते हैं बहु फसल विधि कहते हैं इसको। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हरित क्रांति का उदय किस सन में हुआ था? तो भारत में 1960 में हरित क्रांति का उदय हुआ था। पालमपुर के निकट कस्बे का नाम क्या है? तो पालमपुर के निकट कस्बे का नाम था शाहपुर। क्या था? शाहपुर। और क्वेश्चन नंबर 10, HYV बीज का विस्तारित नाम क्या है? तो हाई, इसका विस्तारित नाम है हाई यील्डिंग वैलिडिटी बीज। ठीक है, ये हम अगली वर्कशीट की तरफ चलते हैं। ये जल्द से जल्द आपको ये कम समय के अंदर लगभग 100 MCQ क्वेश्चन कराए गए हैं। हम अगली वर्कशीट करते हैं। इस वर्कशीट में आप, पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट का मिलान सही है? तो इसका ए आंसर सही है, प्रथम स्टेट पादरी वर्ग। दूसरा क्वेश्चन है, किस किताब में रूसो ने एक व्यक्ति एक वोट का जिक्र किया? तो रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति एक वोट का जिक्र किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस में बिना घुटने वाले पुरुषों द्वारा पहनी गई लाल टोपी किसका प्रतीक थी? तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक थी। फिर उसके क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने देवी और निरंकुश अधिकार सिद्धांत के खंडन किया? तो जॉन लॉक ने इस सिद्धांत का खंडन किया। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के राष्ट्रीय रंग निम्नलिखित में कौन से थे? तो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे नीला, सफ़ेद और ये लाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6,
फ्रांस का देशभक्ति गीत मसले के रचयिता कौन थे? तो मसले के रचयिता रोजेट दी लाइल थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, घड़ी साज सभी थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। त्रिकोणीय दास व्यापार में निम्नलिखित में कौन शामिल थे? तो इसका आंसर है आपका ए, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। त्रिकोणीय दास व्यापार में ये तीनों देश शामिल थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है कथन और कारण वाले हैं, वक्तव्य है और रीजन दिया हुआ है उसका AR वाले, और उसमें ये 4 ऑप्शन है, कथन A और R। इसका आपको मालूम है कि अगर दोनों सही है, सही व्याख्या करते हैं, A आंसर है, और अगर A कारण और दोनों सही है लेकिन R सही व्याख्या नहीं करता तो इसका B आंसर आता है। और कथन A सही है जबकि R गलत है तो C आंसर आएगा। कथन A गलत है और R सही है तो D आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज वर्ग विहीन था, ठीक है, और इसका कारण है R, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में राजतंत्र था। तो क्वेश्चन नंबर 9 D इसका आंसर है, क्योंकि इसका जो A है वो गलत है, वर्ग विहीन नहीं था वहाँ का समाज, 3 स्टेटों में बटा हुआ था। तो इसका आंसर आएगा D, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। और इसमें R सही है क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में राजतंत्र था। क्वेश्चन नंबर 10, जैकोबिन क्लब के सदस्यों को शौकुलात कहा जाता था, और कारण R, जैकोबिन क्लब के सदस्य बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे। तो इसका आंसर है आपका A, बिल्कुल सही है। जैकोबिन क्लब के सदस्यों को शौकुलात कहा जाता क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे। ये आपका कंप्लीट वर्कशीट हो गई है और MCQ लगभग 100 के आसपास आपके MCQ हो गए हैं। इसको पेपर से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के लिए महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।